सभी विद्यार्थियों, सभी प्यारे मित्रों, आप सबका उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कन्नौज के गहड़वाल वंश को, जो इतिहास में बहुत शक्तिशाली राजवंश के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके प्रथम राजा हम गोविंद चंद्र को आज हम पहले पढ़ेंगे। पहले इनकी उत्पत्ति देखेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं, इनके आधार पर हम इनका वर्णन देखेंगे। तो 4 गहड़वाल अभिलेखों में यह नाम मिलता है, परंतु यह अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य गहड़वाल शब्द की व्युत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह शब्द ग्रहवार से बना है। ग्रहवार अर्थात ग्रह का विजेता। ययाति के पुत्र ने, ऐसी कथा मिलती है महाभारत में के ये क्या कह सकते हैं कि उनके पात्र हैं। महाभारत में एक पात्र थे ये राजा ययाति। तो ययाति के पुत्र ने शनि ग्रह पर विजय प्राप्त की थी, ऐसी कथा मिलती है, अतः उन्हें ग्रहवार कहा गया। तो प्रारंभ में यह वंश कलचुरी वंश के अधीन था, जो मध्य प्रदेश जबलपुर के आसपास शासन कर रहा था। कलचुरियों का उसके अधीन थे। इस वंश के प्रारंभिक राजा यशोविग्रह महीचंद्र उनके सामंत हुआ करते थे। चंद्रदेव पहला स्वतंत्र शासक था। इसके पश्चात मदनपाल, फिर गोविंद चंद्र शक्तिशाली शासक हुआ। पूर्व में हम जानते हैं कि कन्नौज पर प्रतिहारों का, पहले आयुध वंश का, फिर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। इस समय प्रतिहारों का पतन हो चुका था और गहड़वाल वंश और चामान वंश का समकालीन वंश है ये शासन वहां पर हो रहा था। तो गोविंद चंद्र की तिथि मिलती है 1113 से 1154 ईस्वी मिलती है तारीख इनकी। गोविंद चंद्र ने अपने समकालीन अनेक राजवंशों को पराजित करके उत्तरी भारत में गहड़वालों को सर्वशक्तिशाली राजवंश बना दिया था। कैसे? पहले आता है कलचुरी वंश की पराजय। सर्वप्रथम गोविंद चंद्र जिनके सामंत थे, उन्हीं कलचुरियों को उन्होंने पहले पराजित किया। कलचुरियों की उपाधि उन्होंने, गोविंद चंद्र ने उनकी उपाधि धारण की। उनकी उपाधि क्या थी? अश्वपति, गजपति, नरपति। अश्वपति अर्थात जो घोड़े लेकर चलते थे, अर्थात प्रतिहार। गजपति, गज कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं, अर्थात उड़ीसा। और नरपति, बंगाल के राजाओं की उपाधि नरपति हुआ करती थी। तो उसने इस उपाधि को धारण किया, अश्वपति, गजपति और नरपति की उपाधि धारण की। मिराशी नामक विद्वान का कहना है कि इससे प्रकट होता है कि कलचुरियों ने प्रतिहारों, कलिंग के गंग वंश का उस समय था शासन कलिंग में, उड़ीसा में, और बंगाल के पालों को पराजित किया था। क्योंकि प्रतिहार अपनी अश्व सेना के लिए प्रसिद्ध थे और कलिंग अपनी गज सेना के लिए मशहूर थे। पूर्वी भारत के नरेशों की उपाधि नरपति होती थी। अब इसी उपाधि को गोविंद चंद्र ने धारण किया था, अतः अनुमान है कि उसने कलचुरी वंश को परास्त किया था। इसकी पुष्टि एक अन्य साक्ष्य से भी होती है कलचुरी वंश को परास्त करने की। कलचुरी नरेश यशकर्ण ने अंतराल पतला में, अब अंतराल पतला क्या है? गंगा और यमुना के दोआब को ही अंतराल पतला कहा जाता था। तो अंतराल पतला में 2 ग्राम दान में दिए थे। अब गंगा यमुना के पास तो कहाँ है? कन्नौज के पास है गंगा यमुना, ना कि मध्य प्रदेश जबलपुर में। कलचुरी कहाँ थे? मध्य प्रदेश जबलपुर के क्षेत्रों में थे। तो उसने अगर 2 ग्राम वहां पर दान किए थे तो ये बड़ी बात थी। 1122 ईस्वी में गोविंद चंद्र ने उन्हीं ग्रामों का पुनः दान दिया जिनका कलचुरियों ने कभी दान दिया था। 1122 ईस्वी में गोविंद चंद्र ने उन्हीं दोनों ग्रामों को उठाकर उसने भी दान दिया। इसका मतलब उस पर गंगा यमुना के द्वार पर कलचुरियों को हराया उसने और उस पर अधिकार किया अपने क्षेत्र पर। ठीक है। अब इनका होता है पालों से युद्ध। पाल कहाँ के हैं? बंगाल के। गोविंद चंद्र ने पालों को पराजित करके अनेक उनके मगध प्रदेश के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। हम जानते हैं कि पालों का अधिकार क्षेत्र बंगाल से लेकर बिहार तक होता था। तो मगध कहाँ था? बिहार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उनका यह अभिलेख मानेर में मिला है। मानेर कहाँ है? बिहार जिला में, बिहार प्रदेश में। लार अभिलेख से, यही बिहार में है, लार अभिलेख से पता चलता है कि उसने मुदगिरी अर्थात बिहार में एक दान दिया था। पराजित नरेश मदनपाल था।
परंतु मगध में पुनः मदन पाल के अभिलेख मिले हैं। गोविंद चंद्र के बाद भी मदन पाल के अभिलेख मिले हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि संभवतः मदन पाल ने कुछ ही समय पश्चात संपूर्ण मगध पर अधिकार कर लिया था। संभव है कि गोविंद चंद्र ने पालों से मित्रता कर ली हो और क्योंकि वो उसके राज्य उसे वापस दे दिए हो। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी कुमार देवी, किसकी? गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी पाल वंश की राजकुमारी थी, तो बिना मित्रता हुए तो विवाह होगा नहीं, तो हो सकता है कि पालों से उसकी मित्रता हो गई हो। अब देखते हैं चंदेलों से उसके क्या संबंध थे। चंदेलों से युद्ध। गोविंद चंद्र का समकालीन चंदेल राजा कौन था? जयवर्मा था। 1152 से 1120 इसकी तिथि मिलती है। 1115 से 1120 5 वर्ष के भीतर राजा जयवर्मा था। कानपुर के समीप छतरपुर चंदेलों के अधीन था। 1120 के छतरपुर अभिलेख से प्रकट होता है कि गोविंद चंद्र ने इस पर अधिकार कर लिया था, किंतु 1147 ईस्वी के छतरपुर अभिलेख के दूसरे अभिलेख से सिद्ध होता है, छतरपुर का एक और अभिलेख मिला जिससे सिद्ध होता है कि इस पर चंदेलों ने पुनः अधिकार कर लिया था। अर्थात एक बार तो गोविंद चंद्र ने छीना चंदेलों से, लेकिन चंदेलों को वापस उनकी क्षेत्रों का मिल गया। अब देखते हैं दशाण पर अधिकार। दशाण अर्थात पूर्वी मालवा क्षेत्र को दशाण कहते थे। तो पूर्वी मालवा क्षेत्र को दशाण प्रदेश पर परमार राजा यशोवर्मन का अधिकार था। उस समय परमार वंश के राजा यशोवर्मा का अधिकार था। परंतु रंभा मंजरी नामक नाटक से ज्ञात होता है कि गोविंद चंद्र ने यह क्षेत्र परमार वंश के राजा से छीन लिया था। जिस दिन यह विजय मिली दशान पर या मालवा पर, जिस दिन पूर्वी मालवा पर गोविंद चंद्र को जिस दिन यह विजय मिली, उसी दिन गोविंद चंद्र के घर एक पौत्र का जन्म हुआ, अर्थात उसके बेटे का बेटा जन्म हुआ और इस विजय की स्मृति के उपलक्ष्य में उस नवजात शिशु का नाम जयचंद्र रखा गया, जिसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे बाद में। अभी चोल वंश से इनकी मित्रता देखते हैं। एच.सी. रे का कहना है कि गोविंद चंद्र चौलों का मित्र था। गंगैकोंड चोलपुरम के एक अभिलेख में यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव नामक राजा के नाम या गहड़वालों, चंद्रदेव नामक गहड़वालों के नाम लिखे हुए हैं। रे का कहना है कि यह लेख उस समय लिखवाया गया था जब वह चोल राज्य की यात्रा पर गया हुआ था गोविंद चंद्र। ठीक है। अब चालुक्यों से भी इनकी मित्रता थी। देखिए, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चालुक्य राजा सिद्धराज ने काशी नरेश की राजसभा में अपना दूत भेजा था। अब काशी नरेश कौन है? गोविंद चंद्र। गहवा कन्नौज का क्षेत्र, गंगा यमुना के दोआब, काशी सब इन गोविंद चंद्र के अंतर्गत था। ठीक है। तो चालुक्य राजा सिद्धराज ने गोविंद चंद्र की सभा में अपना एक दूत भेजा था, परंतु जयसिंह सिद्धराज का समकालीन गोविंद चंद्र था। अतः संभव है कि चालुक्य नरेश का दूत गोविंद चंद्र की राज्यसभा में आया होगा। अब इनके कश्मीर नरेश से मित्रता देखते हैं। राजतरंगिणी जो कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ऐतिहासिक, जिससे कश्मीर के इतिहास का ज्ञान हमको होता है, राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर नरेश जयसिंह की कान्यकुब्ज नरेश के साथ मित्रता थी। और ये कान्यकुब्ज नरेश कौन थे? गोविंद चंद्र। अब आता है इनका साम्राज्य विस्तार। ठीक है। गोविंद चंद्र ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके अभिलेख मिलते हैं। सहेत महेत अभिलेख से प्रकट होता है कि उत्तर में इसका साम्राज्य उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती तक विस्तृत था। श्रावस्ती जिले तक विस्तृत था। पूर्व में इसके अभिलेख लार, गगहा और पाली में प्राप्त हुए हैं। ये सब बिहार में मिलते हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुछ समय तक बिहार का कुछ भाग भी गोविंद चंद्र के अधीन रहा था। पश्चिम में उसका साम्राज्य दिल्ली तक विस्तृत था। यहाँ का तोमर वंश उसकी अधीनता में राज्य करता था। दक्षिण पश्चिम में दशाण अथवा मालवा उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। दक्षिण में उसका साम्राज्य यमुना नदी के दक्षिण तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य की स्थापना के कारण उसका विरुद्ध अर्थात उसका टाइटल क्या था? समस्त राज चक्र संसेवित चरण न्यायोचित ही था। अर्थात सभी राजाओं उनका जो राज चक्र है वह
सभी राजाओं के सभी राजा उसके चरण से सेवित हैं। अब इनके सामंतों को देख लेते हैं। इनके बहुत शक्तिशाली सामंत थे इनके पास, जो इनको गोविंद चंद्र को हर जगह विजय दिलाने में सहायता करते थे। उसके अधीन राजवंशों में 3 वंश विशेष मिले हैं, जिनमें दिल्ली का तोमर वंश है जो इनके सामंत हैं, और दूसरा है बदायूं का राष्ट्रकूट वंश, और तीसरा है कान्यकुब्ज का गाधीपुराधीप गोपाल वंश। गोविंद चंद्र एक उदार एवं धर्म सहिष्णु शासक था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वह हिंदू देवी देवताओं शिव, वासुदेव और सूर्य का उपासक था, परंतु उसकी पत्नी कुमार देवी पालों की राजकुमारी थी, इसलिए वह बौद्ध थी। गोविंद चंद्र ने जेतवन बौद्ध विहार को ग्राम दान में दिए थे। वह स्वयं एक विद्वान था, जैसा कि उसकी उपाधि विविध विद्या विचार वाचस्पति से प्रकट होता है। वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। संस्कृत का उद्भट विद्वान लक्ष्मीधर उसकी राजसभा में रहता था। किसने कृत्यकल्पतरु की ग्रंथ नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? किसने? लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु की रचना की थी। इसके अतिरिक्त व्यवहार कल्पतरु, दान कल्प, धर्मराज तरु, कल्पतरु और विवाद कल्पतरु आदि ग्रंथ की भी लक्ष्मीधर ने रचना की। उसने उड़ीसा के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित तथा चोल राज्य के बौद्ध बागेश्वर रक्षित का भी आदर सत्कार किया, अर्थात वो धार्मिक सहिष्णुता उसके अंदर थी। गोविंद चंद्र ने शासन का भार 1154 ईस्वी में छोड़ दिया था। उसके बाद उसका पुत्र विजय चंद्र गद्दी पर बैठा। उसके समय में गढ़वाल साम्राज्य बड़ा ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो आज के लिए गोविंद चंद्र के राज्य के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसको अवश्य पूरा देखा करें और लाइक और थोड़ा सा कमेंट और सब्सक्राइब भी अवश्य ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा।